Welcome friends to this new episode, and in this new episode we will calculate the kinetic energy, potential energy and total energy of electron revolving around the nucleus in nth orbit or in nth cell. ओके, बोर मॉडल का इस्तेमाल करके, करेक्ट। तो हमने इसके पहले वाले एपिसोड में बोर रेडियस निकाली थी और कोई भी nth ऑर्बिट वाली स्टेबल रेडियस या क्वांटिटाइज रेडियस जो कि बोर के एंगुलर मोमेंटम का पूरी तरह से पालन करती है, वो ऐसी निकाली थी ना। इसको याद रखना। मैंने इसको लिख लिया उधर क्योंकि मुझे कभी कभी याद नहीं रहता है, क्योंकि वो n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। देखो मुझे भी अभी भी मतलब निकालना, डेरिवेटिव करना, निकालना अलग चीज़ है, याद करना अलग चीज़ है। लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि आप लोग कंपटीशन देने जा रहे हो, ठीक है। हमने जब कंपटीशन देने का समय था तो याद किया था हमने भी, अभी आप भी याद रखो, ठीक है। चलो अच्छा आगे आते हैं। आज हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा देखते हैं कि अगर बोर थ्योरी के हिसाब से हमने nth ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट या nth सेल या nth क्वांटम नंबर वाले स्टेबल सेल की रेडियस निकाल लिया था, तो ज़रा ये चीज़ आप देखो, ज़रा ये भी तो था ना, nth ऑर्बिट में जैसे ये आपका हाइड्रोजन एटम था ना ऐसे, तो ये पहला सेल यानी बोर रेडियस वाला R1 पर, ये दूसरा सेल यानी R2 n = 2 वाला R2। इसी तरह बहुत से सेल, तो किसी भी nth सेल, ये मान लो nth सेल है, ये nth सेल है, तो इसकी रेडियस Rn जो कि आपको मिली थी। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? Vn। भाई वेलोसिटी भी n पर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो हमने पढ़ा है ना कि बोर ने बोला था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होना चाहिए हमेशा, अगर वो जिस सेल में है उस सेल के नंबर, क्वांटम नंबर और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होना चाहिए। अगर nth क्वांटम सेल में है तो उसका मोमेंटम इतना होना चाहिए, ओके। तो जब nth सेल है तो यहाँ पर भी n रखेंगे, यहाँ पर भी n रखेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन है तो Me लिखेंगे, Me मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप Me लिख लो, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखो तो Me Vn Rn यानी nth सेल की रेडियस अभी आप निकाल चुके हो, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई Me और E स्क्वायर। E इज द चार्ज, Me द इलेक्ट्रॉन का मास और इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से Vn यानी nth सेल में, किसी भी nth सेल में वेलोसिटी, nth सेल कोई भी नहीं, nth स्टेबल सेल, स्टेबल याद रखना। तो क्वांटम नंबर वाले, n क्वांटम नंबर वाले यानी क्वांटिटाइज्ड सेल या स्टेबल सेल, ये जो क्वांटिटाइज्ड सेल हैं बोर के अकॉर्डिंग ये स्टेबल सेल हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आराम से रिवॉल्व करता रहता है और वो स्टेबल पोजीशन में रहता है, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, ये बोर ने बोला था, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्वांटिटाइज्ड सेल बोलते हैं बोर थ्योरी के हिसाब से। चलो अच्छा ठीक है, Vn निकालते हैं nth सेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड। तो ये आ जाएगा आपका, ज़रा एक n से ये एक n कटा,
एक H से ये H कटा और कुछ कटेगा, पाई से ये पाई कटा, बस हो गया। तो Vn इक्वल टू ME, और ये हमको लग रहा है ME से ये ME भी कट गया। तो Vn यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth क्वांटिटाइज्ड सेल या nth स्टेबल सेल इज इधर E स्क्वायर ऊपर अपॉन 2n H और एप्सिलॉन नॉट, और ये n एक रह गया था, अच्छा नीचे आ गया, ओके ये आया आपका, समझे। तो पहले सेल में यानी बोर रेडियस में, यानी पहले हाइड्रोजन के पहले सेल यानी बोर रेडियस में n इक्वल टू 1 मीन्स बोर रेडियस। तो या मतलब पहले सेल में कितनी होगी वेलोसिटी, n इक्वल टू 1 रखो तो v1 इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, n की वैल्यू 1 रखोगे तो इतना आया। E की वैल्यू आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, H की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 2, ये सब न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। तो V1 आपका निकल आएगा, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेबल सेल में, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेबल सेल में या फर्स्ट क्वांटिटाइज सेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकली, आप वैल्यू रखो निकालो, ये आपका काम है। अच्छा, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो Vn इक्वल टू V1 बाई n, Vn इक्वल टू V1 बाई n, ये अगर आपको V1 पता है तो आप Vn निकाल सकते हो, मतलब किसी भी सेल में स्पीड निकाल सकते हो आप, ठीक है, Vn। चलो आगे आते हैं, ठीक है, Vn पता हो गया। तो हमको Vn पता है किसी भी nth सेल में वेलोसिटी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की और किसी भी nth सेल की रेडियस अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, ओके। अब देखो, तो किसी भी nth सेल में, nth स्टेबल सेल में या nth एनर्जी लेवल कह लो, nth स्टेबल एनर्जी लेवल में या nth स्टेबल सेल को स्टेबल ऑर्बिट कह लो, जो भी कहना चाहे करो, बट दीज सेल्स आर स्टेबल। तो nth स्टेबल सेल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी, हाफ उस इलेक्ट्रॉन का मास me और उस इलेक्ट्रॉन की nth सेल में जो स्पीड होगी Vn और उसका स्क्वायर, यही तो होता है। तो इक्वल टू हाफ me और Vn की जगह पे ये वैल्यू ई स्क्वायर बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट और इसका स्क्वायर Vn, तो Vn स्क्वायर तो ये आ गया, पक्का सही हम लोग लिख रहे हैं ना e की पावर 4 2 मतलब 4 n स्क्वायर h स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो ये टोटल 2 और 2 मिलके आ गया 8। तो me और ये 8, ये देखो काइनेटिक एनर्जी किसी भी nth सेल में, किसी भी nth स्टेबल सेल या क्वांटिटाइज सेल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना,
नंबर 1। ये इलेक्ट्रॉन अगर nth सेल में है, nth सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, जानते ही हैं, पॉजिटिव निगेटिव फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेगा इस सिस्टम की, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियस को हम मानते हैं कि ये अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी अरेंजमेंट में चेंज नहीं हो रहा है इसके, तो सारी हम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या होती है, अरेंजमेंट चेंज करने पर, अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी होती है। तो ये मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ यही मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी को जो अट्रैक्शन फोर्स के कारण होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। ये सब आप जानते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप जानते हो। अट्रैक्टिव फोर्स है तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन है वहाँ पर, उसका चार्ज E, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, nth रेडियस है ना, nth सेल है ना, हम किसी भी nth सेल में ले रहे हैं, किसी भी nth सेल में, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है Rn, बस हो गई। अब इस जानते ही हो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जरा इसमें Rn की वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और Rn की वैल्यू, Rn nth क्वांटम नंबर वाले सेल का रेडियस, n स्क्वायर, वो देखो कोने में लिखा है जो अभी हमने पिछले वाले एपिसोड में निकाला था, पाई me, और ये E स्क्वायर। तो जरा इसको सही करो, थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा, ऊपर ऊपर लाओ इसको, तो ये आ जाएगा, कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और क्या कट रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो -me⁴/4 n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया nth सेल में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो nth सेल में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आई थी ये, और इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आई ये। तो nth सेल में मतलब nth क्वांटिटाइज सेल, nth स्टेबल सेल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी, कैपिटल E अगर उसको लिखें तो वो होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम। इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना आएगा, इसका सम करो तो ये सब तो कॉमन में आ जाएगा, me इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये E जरूर लिख लेना, E, तो me और ये E की पावर 4, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है और ये चार्ज है E इलेक्ट्रॉन का, अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दोनों जब जोड़ोगे तो इतना कॉमन आ जाएगा, और -1/4 और +1/8, आंसर इज -1/8। तो ये -1/8 यानी 8 me e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट E।
nth सेल में, किसी भी nth सेल हाइड्रोजन एटम के किसी nth सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है फर्स्ट सेल में, तो n इक्वल टू 1 एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन कहीं से, दूसरे सेल में जंप कर दिया तो n इक्वल टू 2, और एनर्जी लिया तीसरे सेल में जंप कर दिया इलेक्ट्रॉन, जंप करके चला गया तो n इक्वल टू 3, तो तीसरे में n इक्वल टू 3 रख के आप निकाल सकते हो। तो आपको पता चला कि किसी भी nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के इक्वल है, तो है ना। तो और उसकी वैल्यू आ जाएगी ये इलेक्ट्रॉन माइनस मीन्स निगेटिव। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव है तो इसका मतलब है कि अभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अटैच्ड है, भागा नहीं है छोड़ के। इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस से अटैच्ड है, भागा नहीं है, अभी भी उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव है। निगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन में है, बंधा हुआ है। तो देखो टोटल एनर्जी जो आई इलेक्ट्रॉन की वो आई माइनस निगेटिव, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हो वैल्यू e⁴, ओके, 8, ओके, n उसका नंबर, n का जो भी होगा, h² उसकी भी वैल्यू आपको पता है, और ε0 इसकी भी वैल्यू आपको पता है। तो n की वैल्यू रखकर आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। देखो ये निगेटिव है, ओके, n की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी यानी जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा यानी जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे बढ़ रही है ना n, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता जाएगा वो सेंटर से उतना कम अटैच्ड होगा। तो वो यहाँ से साफ दिख रहा है। जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो n चूँकि डिनोमिनेटर में है, n बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी यानी लेस निगेटिव। और लेस निगेटिव का मतलब है कि अब जो बंधा हुआ है वो कम बंधा हुआ है, मतलब अट्रैक्शन है, छोड़ के नहीं गया अभी इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो अब सेंटर से यानी न्यूक्लियस से लेस स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो जितना n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उतनी लेस निगेटिव होती जाएगी। लेस निगेटिव का मतलब है वो धीरे धीरे लूज बाउंडेड होता जाएगा, मतलब अब वो उतनी तेजी से बंधा नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्री। हम इतनी एनर्जी देना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी थी अभी निगेटिव थी, टोटल फ्री होने के लिए उसको जस्ट फ्री कि मतलब बस वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाए। तो फ्री होने के लिए उसकी जो एनर्जी है टोटल वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। निगेटिव से बड़ा कौन होता है? 0 या जो भी पॉजिटिव नंबर हो। तो पहली जो लिमिट है वो 0 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को जिसकी एनर्जी E है उसको अगर समथिंग इतनी एनर्जी दे दें बाहर से, जैसे E', मान लो nth ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी अभी एनर्जी इतनी है, हमने उसको थोड़ी और एनर्जी पकड़ा दी E', भाई ले थोड़ी एनर्जी और ले ले, और अब उसकी टोटल एनर्जी हो गई 0। टोटल एनर्जी 0 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अब बंधन में नहीं रहा। हालांकि उसके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो भाग ले, लेकिन वो अभी बंधन से तो मुक्त हो गया। निगेटिव मतलब, निगेटिव का मतलब होता है ऋण, डेप्ट, कर्जा बोलते नहीं, अरे यार हम 50 रुपए के माइनस में हैं। माइनस मतलब कर्जा है एक तरह से, तो वो निगेटिव है मतलब। तो अगर वो कर्जा चुका दे तो एटलीस्ट बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता, लेकिन अब वो बंधन में नहीं है।
तो ये जो हमने जो बाहर से जो एनर्जी मतलब उसको जो एक्स्ट्रा जो चाहिए वो चाहिए -E, यानी जस्ट इतनी ही एनर्जी अगर उसको पॉजिटिव दे दी जाए तो उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से छूट जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बंधन से छूट जाएगा, जस्ट छूट जाएगा। अगर हमने उसको थोड़ी और एनर्जी दे दी, मतलब जस्ट और एनर्जी दे दी 0 की, फिर थोड़ी और दे दी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वो भाग जाएगा, वो न्यूक्लियस छोड़ के रेस। तो ये था किसी भी nth ऑर्बिटल में, n लगा देते हैं यहाँ पर, तो किसी भी nth ऑर्बिट में जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो उसकी एनर्जी, तो इसी तरह ये nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी हो गई और nth ऑर्बिट की ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। nth स्टेबल सेल, किसी भी nth स्टेबल सेल में, तो ये टोटल nth ऑर्बिट में, किसी भी nth ऑर्बिट में। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो भी हैं और ये जो भी फार्मूले हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ। ठीक है, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे या इसी को कंटिन्यू रखेंगे फिर। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पड़ा रहने दो, क्या करना मिटा के।